नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को देख लेने हैं ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए चलते अपने लेक्चर की तरफ। उससे भी पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर के नोटिफिकेशन होंगे वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। लास्ट के लेक्चर में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था जिसे हमने बोला था सॉवरन या संप्रभु। आप लोग जानते हो कि जब संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत किया गया था उस वक्त जो भारत के लोग थे या उस समय के जो सदस्य थे, कहाँ के संविधान सभा में जो सदस्य थे, उन्होंने संविधान को एक्सेप्ट किया और बोला कि हम भारत के लोग भारत को इस संविधान की सहायता से 5 प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं। सबसे पहले संप्रभु, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा स्वतंत्रतात्मक और पांचवा गणराज्य यानी कि सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भारत हम बनाना चाहते हैं या हम सपना देखते हैं इस तरीके के भारत को बनाने का। मैं आप लोगों को डायरेक्ट प्रियम्बल में दिखा देता हूं। ये देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आगे हम न्याय की बात करेंगे आने वाले लेक्चरों में। तो लास्ट के लेक्चर में हमने संप्रभुता के ऊपर लेक्चर ले लिया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग वहां पर जाकर उसे देख सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए समाजवादी के लिए रहने वाला है, यानी कि समाजवाद क्या है, हम समाजवाद या समाजवादी जो कंट्री है, देश है भारत को हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। समाजवाद की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिस्कस करके बता देता हूं चीज़ों को, और आप लोगों को पेन पेंसिल कॉपी अलग रख देनी है और चीज़ों को अच्छी तरीके से सिर्फ सुनना है ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में बहुत अच्छी बन सके। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस कहानी को। अब आप जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ये सभी को पता है। और इतिहासकारों का ये मानना है कि जिस दयनीय स्थिति में या जिस आर्थिक स्थिति में भारत को आज़ादी मिली थी उस समय पे जितनी भी कंट्री आज़ाद हुई थी, फ्रीडम मिली थी, उनकी इतनी दयनीय स्थिति किसी की भी नहीं थी। ये इतिहासकारों का मानना है। यानी कि हम इतने फटे हाली में हमें आज़ादी मिली थी कि हमारी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। अब इसी के साथ में थोड़े से पहले क्या हुआ था, जो सेकंड वर्ल्ड वार था वो ख़त्म हुआ था। आप लोग जानते हो कि 1939 से 1945 तक ये जो वर्ल्ड वार था वो चला था। जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो जो पूरा का पूरा विश्व था वो 2 धड़ों में बट जाता है। एक ये हो गया आपका पोल और दूसरा पोल ये हो गया, यानी कि आप इसे ईस्ट बोल सकते हो, इसे वेस्ट बोल सकते हो। पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो 2 पोल में डिवाइड होगी, 2 धड़ों में बट गई। एक को हमने पूर्वी दुनिया बोला, एक को हमने पश्चिमी दुनिया बोला। जब हम पश्चिमी दुनिया की बात करते हैं तो उसकी जो लीडरशिप थी वो यूएसए के हाथ में थी। जब हम पूर्वी दुनिया या ईस्ट वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसका जो लीडरशिप थी उसकी, वो किसके पास थी, यूएसएसआर के पास थी, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं या रसिया बोलते हैं। अब ये 2 जो धड़े थे वो आपस में बटे। बटने के साथ साथ में आप जानते हो कि हमारा देश यानी कि प्यारा भारत भी उसी वक्त लगभग आज़ाद हुआ था, उससे कुछ दिन बाद में। अब इन लोगों ने क्या कहा, क्या कर किया, जितनी भी इनसे अलग कंट्री थी उन्हें इन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि जो भी आप कंट्री जो भी थी उन्हें अपने में मिलाने की इन्होंने कोशिश करी। उनके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, किसके रूप में, इंडिया के रूप में या भारत के रूप में। अब इन्होंने भारत को कहा, अमेरिका ने कहा कि आप हमारे में शामिल हो जाओ। रसिया बोल रहा है भारत को कि आप हमारे में शामिल हो जाओ। जो अमेरिका था, जो ये पश्चिमी धड़ा था, ये एक तरीके से किसकी तरफ टिल्टेड था, ये था पूंजीवाद की तरफ, पूंजीवाद को ये सपोर्ट करता था। जब हम यूएसएसआर की बात करते हैं तो ये समाजवाद को सपोर्ट करता था।
समाजवाद को, सोशलिस्ट को, और ये कैपिटलिस्ट को। दो तरीके की विचारधारा थी इनकी। अब जो अमेरिका था उसका कहना था कि उत्पादन या उत्पादन के संसाधन है या फिर आप लोगों के वितरण के संसाधन हैं, उन पर जो हक होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, तो पूंजीवाद का होना चाहिए, यानी कि निजी हाथों में होना चाहिए, जो प्राइवेट कंपनियां उनके हाथों में होना चाहिए। इनका कहना था, पूंजीवाद की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि जो भी बाजार है, मार्केट है, उसे आप खुला छोड़ दो, और जिसमें दम होगा या जिसमें टैलेंट होगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जिसमें टैलेंट नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। अब जो समाजवाद है, इनका मानना क्या था, रशिया वालों का? इनका मानना ये था कि हम जनता को, गरीब जनता को, अमीर लोगों को एक साथ हम फ्रीडम नहीं दे सकते मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे क्या होगा कि जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जाएंगे, और जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये आप देख भी सकते हो कई कंट्रियों में जिन्होंने कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसे एक्सेप्ट किया है, वहाँ पर आज यही हाल है कि जो अमीर है और गरीब हैं उनके बीच की जो खाई है वो स्पेस बढ़ता जा रहा है। अब ये दोनों चीज़ें क्या थी, अमेरिका ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया, और जो रशिया था उसने सोशलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया। अब बचा भारत, अब प्यारा भारत। अब भारत के सामने चुनौती थी कि वो रशिया की तरफ जाए या फिर अमेरिका की तरफ जाए, दोनों ही ललचा रहे हैं उसे। अब उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी पे पकड़ थी वो बहुत अच्छी थी। ये फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से इनकी जो समझ थी वो बनी हुई थी। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं या फिर हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, अभी तो हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं, अगर हम यूएसएसआर की तरफ चले जाते हैं या अमेरिका की तरफ चले जाते हैं तो फिर हम आज़ादी का जश्न मनाएं या ना मनाएं। भाई अभी तो हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं, और तुरंत हम या तो अमेरिका के पास चले गए या यूएसएसआर के साथ में चले गए, तो हम तो फिर गुलाम के गुलाम ही रहे ना, फिर हम आज़ादी का जश्न क्यों मनाएं? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो इन्होंने कहा कि भाई एक डिसीजन लेते हैं, ना तो हम अमेरिका के साथ में जाते हैं और ना हम यूएसएसआर के साथ में जाते हैं। एक प्रॉब्लम तो आज़ादी वाली थी, दूसरी प्रॉब्लम, अगर हम अमेरिका के साथ में जाएंगे तो रशिया के दुश्मन बन गए, अगर हम रशिया के साथ में जाएंगे तो हम अमेरिका के दुश्मन बन गए। अब इन्होंने काम किया कि हम किसी के साथ में भी नहीं जाते हैं, ना हम यूएसएसआर के दुश्मन बनते हैं और ना हम अमेरिका के दुश्मन बनते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक अलग धड़ा हमारा अलग रहेगा, और हम जो है इनसे भी हेल्प लेंगे या इनसे भी फ़ायदा उठाएंगे और हम इनसे भी फ़ायदा उठाएंगे। तो इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा नेम, नॉन अलाइन मूवमेंट। एक आंदोलन चलाया गया, और ये जो आंदोलन था इसकी स्थापना, ये जो ग्रुप था इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, अप्रैल 1961, यानी कि 1961। अब ये जो स्थापना हुई नेम की, यो ना तो रशिया का ग्रुप था और ना ही ये यूएसए का ग्रुप था। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, इसमें जो कंट्री थी इसमें मिस्र था, तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, गमाल अब्दुल नासिर। युगोस्लाविया था, इसके राष्ट्रपति टीटो थे। इंडोनेशिया था, डॉक्टर सुकर्नो थे। तो ये जो लोग थे इन्होंने एक ग्रुप में हिस्सा लिया, और जिसे इस्टेब्लिश किया गया अप्रैल 1961 को। यानी कि कुल मिला के भारत ना तो यूएसएसआर के साथ में गया, ना भारत किसके साथ में गया, रशिया के साथ, यूएसए के साथ में गया। अब इनके सामने ये प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व कर ली कि भाई हम किसी के साथ में नहीं जा रहे। अब इनके सामने एक और प्रॉब्लम थी कि जो आप लोग देखते हो कि जो यूएसए था उसने कौन सी जो अर्थव्यवस्था है उसे चुना, पूंजीवाद को। इन्होंने समाजवाद को चुना। तो भारत ने कहा कि भाई हम किसे चुने, तो भारत ने कहा कि भाई ठीक है, हम जो है समाजवाद को चुनते हैं। लेकिन ये प्योर समाजवाद नहीं है, जो रशिया के पास में था ये वो समाजवाद नहीं है। क्योंकि समाजवाद की क्या मतलब क्या था कि भारत में पहले से ही कई जो निजी हाथों में कई ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, कई ऐसी कंपनियां चल रही, चाहे मैं टाटा की बात करूं, तो ये जो एक तरीके से संस्था थी, या आप लोग कहो कि कंपनी थी, इंडस्ट्री थी, वो चल रही थी।
ठीक है। तो हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, जो ये पता कराओ कि जो समाजवाद है वो कितने टाइप्स का होता है। तो पता कराया गया पंडित नेहरू ने। पता लगा कि समाजवाद दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो साम्यवादी समाजवाद, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। पूछा गया है भाई साम्यवादी के बारे में बताओ। उन्होंने कहा कि भाई जो साम्यवादी समाजवाद होता है उसमें जो कंप्लीटली क्या होता है कि जितने भी उत्पादन और वितरण के जो स्वामित्व हैं वो कंप्लीटली प्राइवेट हाथों में रहते हैं। अब लोकतंत्र के बारे में बताओ। लोकतंत्र वो होता है जिसमें जो उत्पादन के और वितरण के जो स्वामित्व होता है वो एक तरीके से राज्य के हाथ में भी होता है और प्राइवेट हाथों में भी होता है। तो पंडित नेहरू ने कहा कि भाई ठीक है, ये वाला हमें थोड़ा सही लगा, हम इसे ही देखते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अब इन्होंने समाजवाद तो यूएसएसआर से लिया और पूंजीवाद अमेरिका से लिया। अब दोनों का एक मिश्रित रूप बनाया। इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी। आप जानते हो कि भारत में प्राइवेट कंपनियां भी हैं, भारत में सरकारी कंपनियां भी हैं। भारत में नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये जितनी भी पीएसयू हैं ये क्या है? पब्लिक सेक्टर की यूनिट है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनियां हैं। और अगर मैं टाटा की बात करूं, अंबानी की बात करूं, अडानी की बात करूं, ये क्या है? ये सीधे निजी हाथों में है। तो दो तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी। तो अब हमने क्या बना लिया? भारत को एक मिश्र इकोनॉमी बना लिया। यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। अब चलते हैं आगे। इसी के लिए जब संविधान बना तो संविधान में दो चीज़ें बोली गई। एक तरफ क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप देख रहे हो गांधी जी भी थे। तो गांधी जी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन दोनों का जो झुकाव था वो समाजवाद की तरफ था। समाजवाद की तरफ था। आज आप ये सोचते हो कि हम कौन सी पार्टी को वोट दें, हम कांग्रेस को दें या बीजेपी को दें। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी विचारधारा समझनी पड़ेगी कि आप भारत को देखना कैसे चाहते हो। आपको समाजवाद अच्छा लगता है या फिर आपको पूंजीवाद अच्छा लगता है? अगर आप पूंजीवाद को की विचारधारा है, पूंजीवाद को अच्छा मानते हो, तो आप बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से मैच खाती है। इसीलिए तो आप देखते हो कि जैसे ही बीजेपी आती है तो वो क्या करती है, जो प्राइवेट हाथों में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें बेचना स्टार्ट कर देती है, उनके शेयर देना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप समाजवाद को अच्छा मानते हो तो आप लोगों को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। अगर आप पूंजीवाद को अच्छा मानते हो तो आप लोगों को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। अगर आप लोगों को क्या होगा, आप समाजवाद को अच्छा मानते हो, वोट बीजेपी को देते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक तरीके से आपका मन है वो दुखी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो तो अपनी विचारधारा पे काम करेगी और आपने दिया था समाजवाद को देखकर वोट, तो आपको दुख होगा कि आपकी पार्टी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। अब पार्टी जो काम करती है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं करती है, पार्टी अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग काम करती है। समझ में आई इतनी बात? तो आप लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि समाजवाद आपको सही लगता है या फिर आप लोगों को पूंजीवाद सही लगता है। अब ये चीज़ आई तो इसमें इन्होंने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि भाई ठीक है ये बात है, तो हम क्या करते हैं, यूएसएसआर से इन्होंने क्या किया, 5 ईयर्स जो प्लान थे, 5 ईयर जो प्लान थे, यानी कि पंचवर्षीय योजना, ये कहाँ से लेके आए? यूएसएसआर से लेके आए। तो इससे पता चलता है कि जो कांग्रेस का झुकाव था वो कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ था। अब गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी का कहना था कि आप लोगों को क्या करना है, जो समाजवाद है उसे आप लोगों को साधन बनाना है। ठीक है, साधन बनाना है। और जो आप लोगों का पूंजीवाद है उसे आप लोगों को साध्य बनाना है। अब साध्य साधन क्या है? यानी कि आप शुरुआत तो यहाँ से करो, यानी कि जो जो हमारे देश की गरीब जनता है, हम उन्हें अभी से ही पूंजीवाद के हाथों में शोषण होने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए अभी राज्य को मार्केट में इंटरफेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रणाली है वो चल रही है। आज भी हम राशन देते हैं अपने गरीब लोगों को, ताकि उन्हें 2 टाइम की रोटी मिल जाए। हम रेल चला रहे हैं, भाई रेल घाटे में जा रही है लेकिन फिर भी चला रहे हैं ताकि गरीब लोग उसमें सफ़र कर सकें। हम सॉरी, हमारे यहाँ बिजली गवर्नमेंट हाथों में है। क्यों? क्योंकि घर घर बिजली पहुँच सके।
तो ये जितने भी आप सरकारी चीज़ें देख रहे हो, ये इसीलिए सरकार के हाथों में दी गई थी ताकि आम जनता को इसका लाभ मिले, प्राइवेट के द्वारा इनका शोषण ना हो सके। ठीक है, तो गांधी जी ने यही कहा था कि आप लोग समाजवाद से शुरू करो, और जब हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं थोड़े से संपन्न हो जाएंगे तो आप पूंजीवाद की तरफ जा सकते हो। और यही कारण है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, राज्य के जो निदेशक नीति निदेशक तत्व हैं, उसमें इसके जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, अभी ये चीज़ें लक्षण हमें कहाँ मिल रहे हैं, डीपीएसपी में। अब डीपीएसपी में क्यों रखे, डीपीएसपी इसलिए बनाई गई थी संविधान में, जो भाग बनाया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कि राज्य तब भी नीति बनाएगा, राज्य तब भी कोई कानून बनाएगा तो वो इनका अनुसरण जरूर करेगा कि हमें यहाँ पे जाना है। इसलिए आप लोगों को डीपीएसपी को नहीं भूलना है, इससे निर्देश लेने हैं आपको नीति बनाने के लिए। और इसमें निर्देश क्या थे, समाजवाद के, क्योंकि समाजवाद के लक्षण तो इसमें मौजूद थे हमारे डीपीएसपी में। तो कांग्रेस ने क्या करा, 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और इस संशोधन के दौरान तीन वर्डों में से एक समाजवादी वर्ड भी, जो प्रस्तावना थी संविधान की प्रियम्बल थी, उसमें जोड़ दिया, जिसे इन्होंने क्या कहा, समाजवादी। समझ में आया ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें अब तो आप लोगों को समझ में आई गई होंगी। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, अब बैंक, जो भारत में बैंक थे, ये क्या थे, प्राइवेट हाथों में थे। आप जानते हो कि बैंक किसके हाथों में थे, प्राइवेट के हाथों में थे। अब ये जब एक तो गरीब लोगों को ये लोन देते नहीं थे, अगर देते थे तो इनकी ज़मीनें रखते थे, उनके कागज रखते थे। अब जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी, तो गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं अगर किसानों की ज़मीन इनके निजी हाथों में पहुंच गई, उनके जो जो डॉक्यूमेंट है पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं ये अपनी ज़मीनें गंवा बैठेंगे। और जो समाजवाद होता है वो समाज के भले के लिए काम करता है, गरीब लोगों के भले के लिए काम करता है। इसलिए ये बात है कब की, ये है 1969 की। उस समय पे जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये जो राष्ट्रीयकरण किया था, ये क्यों किया था, क्योंकि जो लोन गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर है, जो लोग गरीब लोग हैं, उन्हें लोन नहीं मिल रहा है, वो साहूकार से लोन ले रहे हैं, 3 के ब्याज पे, 4 के ब्याज पे, 5 के ब्याज में अपनी ज़मीन खो रहे हैं, तो उन्हें बैंकों से सस्ता लोन मिल सके, इसे बोलते हैं समावेशन, समावेशन। ठीक है, इसलिए इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और बोल दिया गया, आज की अगर मैं करंट की बात करूं तो 40% जो टोटल लोन का 40% है, 40% है, वो प्राथमिक क्षेत्र को देना ही पड़ेगा। प्राथमिक क्षेत्र में किसान आते हैं, और मुर्गी पालन वाले, कुछ इस तरीके के जो लोग हैं वो आते हैं, छोटे जो कामगार होते हैं, उन्हें 40% बाउंड कर दिया गया कि आपको लोन इन्हें देना ही पड़ेगा। समझ में आया कि राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था। उसके बाद में क्या किया, 15 अप्रैल 1980 की बात आती है, 15 अप्रैल 1980 की बात आती है। इसमें क्या हुआ था, इसमें 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 14 और 6 टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए, या हमारे गरीब तबके के लिए, इंदिरा गांधी ने, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था। और इससे पता चलता है कि उनका जो झुकाव था वो समाजवाद की तरफ था। आज लोग बोलते हैं कि 70 वर्षों में क्या हुआ। आप लोग जानते हो कि भारत ने एक युद्ध लड़ने में लगभग देश 100 वर्षों से पीछे चला जाता है। और भारत ने कितने युद्ध लड़े हैं, भारत ने 1962 का युद्ध लड़ा, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। 1965 में युद्ध लड़ा, भारत पाक युद्ध। ठीक है, जब 1962 का चीन युद्ध हुआ तो भारत को काफ़ी क्षति हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था उसके बाद में। अब ये जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने इसका मौके का फ़ायदा उठाया। इसे अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारा जो ये पड़ोसी देश है, अमेरिका, यूएसएसआर की थोड़ी सी पॉलिसी रही है कि 2 पड़ोसी देश को लड़ा दो, एक को तुम हथियार सप्लाई करो, एक को हम हथियार सप्लाई करेंगे, हमारे भी हथियार बिकेंगे, तुम्हारे भी बिकेंगे, और इनमें कभी भी सुलह मत होने दो। और इन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में यही काम किया। इन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका में, पाकिस्तान और भारत में यही काम किया। इनका काम ही उस तरीके से है। तो जब 1965 का युद्ध लड़ा गया तो 1965 में अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है, तुम भारत को मारो और हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन मारने से पहले बता देना। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही इसने देखा कि भारत, जो चीन युद्ध है, इसमें जो भारत है वो कमज़ोर हो गया, इसीलिए 1965 में भारत पर किसने जो है आक्रमण कर दिया, किसने हमला बोल दिया, पाकिस्तान ने।
अब गुस्सा था चीन युद्ध का। गुस्सा किसका था? चीन युद्ध का। पिटा कौन? 1965 में फिर भारत पिटा, ये पाकिस्तान पिटा, और अच्छा खासा पिटा। पिटने के बाद में अब ये बेचारा जो था थोड़ा परेशान हुआ कि यार ये तो बुरा हाल हो गया, पाकिस्तान मारा गया। मारने के बाद में ये बदला लेने की फिराक में घूम रहा था। बात आई 1971 की। अब अमेरिका ने कहा कि भाई तुमने बता कर हमसे काम किया नहीं है, एक काम करो, इस बार हम तुम्हारा पक्का साथ देंगे। उनको ठीक है। अब इसकी बातों में पाकिस्तान फिर आ गया कि हमारा साथ देंगे। बात आई 1971 की, और 1971 ये है 9 अगस्त 1971 की बात है। 9 अगस्त 1971 की बात है। तो रशिया ने, इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, और चालाकी दिखाते ही उन्होंने 20 वर्षों के लिए मैत्री संधि करी यूएसएसआर से, रशिया से। और इस मैत्री संधि में ये बोला गया कि अगर भारत पर कोई भी बाह्य देश आक्रमण करेगा, हमला करेगा, तो वो जो है रशिया पर हमला माना जाएगा। ये संधि कर ली, इंदिरा गांधी ने अपना काम कर लिया। इधर पाकिस्तान से रहा नहीं गया और उसने युद्ध हमला कर दिया भारत के ऊपर। जब हमला कर दिया तो इधर तो जब पाकिस्तान पिटना शुरू हुआ तो कॉल गई कहाँ पर? अमेरिका के पास में, कि पाकिस्तान पिट रहा है। अमेरिका ने बोला कि भाई मुझे तो तुम्हें पिटने से पहले बताना था, आप पिटने के बाद बता रहे हो। तो ठीक है, हम अपने जंगी बेड़ा जो है, हमारा जो जंगी बेड़ा है, हम अरब सागर में भेज रहे हैं। किसकी सहायता के लिए? पाकिस्तान की सहायता के लिए। तो चीन और जो अमेरिका थे वो किसके साथ थे? वो पाकिस्तान के साथ थे। अब भारत, ये जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने संधि कर ली थी यूएसएसआर से। अब उन्होंने कहा कि अगर भारत के ऊपर किसी ने हमला किया तो ये हमला हमारे ऊपर माना जाएगा, और जब तक तुम्हारा जंगी बेड़ा अमेरिका से अरब सागर में पहुंचेगा, तुमसे पहले तो हम ही पहुंच जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान के एक गाल पे चांटे पड़ रहे हैं, फिर दोनों पे पड़ेंगे। तो इससे अच्छा यही है। और तुम रास्ते में अगर आ गए, गलती से हमारे पास पहुंच गए, तो फिर तुम भी मारे जाओगे। तो अमेरिका ने स्थिति को भांपा और इन्होंने अपनी जंगे बेटे को वहीं रोक दिया। और हुआ क्या कि पाकिस्तान को पिटने दिया गया। 1971 में पाकिस्तान को भयंकर मार पड़ी। मार पड़ने के बाद में उन लगभग 93,000 इनके सैनिकों को बंदी बना लिया गया था पाकिस्तान के। और ये सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा एक तरीके से सैनिक समर्पण माना जाता है 1971 के युद्ध में। जो पाकिस्तान के जो लोग थे, जो एक तरीके से सैनिक थे, उन्हें बंदी बनाया गया था। ठीक है। अब समाजवाद की हम बात कर रहे थे, तो समाजवाद को थोड़ी सी चोट कहाँ लगती है? जब 1991 के एलपीजी रिफॉर्म आते हैं। एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, ठीक है। उस समय पे क्या किया गया था? भारत के पास में पैसा नहीं बचा था तेल खरीदने के लिए। उधर युद्ध चल रहा था, तो तेल के कुएं में आग लगा दी गई थी अरब कंट्री के लोगों ने। तो जब आग लगा दी गई थी, हमारे यहाँ पर तेल खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, क्लोज इकोनॉमी थी, और पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ रहा था। तो हम डॉलर लाएं कहाँ से इतने? अगर हम अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे नहीं तो डॉलर लाएंगे क्यों, कहाँ से? तो अब हम वहाँ से लोन लेते हैं। और जब लोन लेते हैं तो ये नियम रखा जाता है कि आप अपनी इकोनॉमी को आप क्लोज नहीं रखोगे, इसे ओपन कर दोगे। ये बात मान ली गई। मानने के बाद में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, जिसमें हमने क्या किया? अपनी इकोनॉमी का उदारीकरण किया, उदारीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया। यानी कि जो गवर्नमेंट हाथों में चीज़ें जा रही थी, अब वो प्राइवेट हाथों में जाने लगी। उदारीकरण कर दिया। जो लाइसेंस राज चल रहा था, कोई भी बिजनेस जो नहीं लगा पा रहे थे आसानी से, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में सारी चीज़ थी, अब वो आसान हो गई, बिजनेस करना आसान हो गया प्राइवेट हाथों के लिए। वैश्वीकरण कर दिया गया। जो बाहरी कंपनियां थी उनके लिए भारत में जो बाजार था वो खोल दिया गया। ठीक है। अब इनसे होता क्या? आप लोगों ने क्या देखा था? नेशनल टीवी आना था, नेशनल टीवी आता था, नेशनल चैनल आता था। शक्तिमान देखना ही पड़ेगा आपको, जय हनुमान देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोनोपोली है। दूसरा चैनल आप लगाओगे, कौन सा दूसरा चैनल है ही नहीं। गलती से अगर 8 बजे मैच शुरू हो गया तो जिन्हें मैच समझ में आता था वो मैच देखते थे, हम जैसों को मैच समझ में नहीं आता था हम जाकर सो जाते थे, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं था कि हम दूसरा चैनल देख लें। समझ रहे हो? मोनोपोली और इनका मतलब क्या था? कंपटीशन का। वैश्वीकरण का ने क्या किया? आकर इधर आप बीएसएनएल को देख लो। बीएसएनएल का आपका लैंडलाइन खराब हो गया, आप घंटी मारते रहो बीएसएनएल के ऑफिस में, कोई उठाएगा ही नहीं, सो रहे हैं पड़े हुए। तो ये क्या थी? ये मोनोपोली का दौर था। जैसे ही क्या हुआ? उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तो कंपनियों की बाढ़ आ गई। आज आप देखते हो कि चैनल, आप लोगों के सामने कितने चैनल हैं जो आप देख सकते हो, बड़े चैनल हैं।
आपके पास में ऑप्शन है, आप ये नहीं तो ये देखो, ये नहीं तो ये देखो, लेकिन उस समय पे नहीं थे। ठीक है, निजीकरण हुआ, कंपनियों का बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनी खुली, और जब प्राइवेट कंपनी खुली तो पहले बीएसएनएल था, आप क्या देखते हो, एयरटेल आ गया, एयरसेल आ गया, हच हच आ गया, आइडिया आ गया, तो कितनी कंपनियों के आ गया। तो इस जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन से कहीं ना कहीं ग्राहक को फायदा होता है, और मोनोपोली से जो कस्टमर होता है उसे नुकसान होता है। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म आए थे, इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा समाजवाद को कमजोर किया। और आज अब देखते हो, जब 2014 में भारत दोबारा आज़ाद हुआ, तो अब क्या करने जाने लगा, जो भी सरकारी संपत्ति है उन्हें बेची जाने लगी, उनके शेयर बेचे जाने लगे। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी पूंजीवाद की तरफ झुकाव है। ठीक है, आप एक चीज़ देखो, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर आपका कोई दोस्त है वो सरकारी जॉब पे लग गया, उसका सबसे पहले जो एक तरीके से सेंटेंस होता है, ये बोलता है, अरे यार काम तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, मौज ले रहे हैं। लेकिन ये जो मौज है ये इन्हें भारी पड़ने वाली है। अब एक चीज़ समझो, अगर आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप बीएसएनएल में काम कर रहे हो या फिर आप किसी महारत्न कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर काम नहीं करोगे तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगी, रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगी तो वो घाटे में चलेगी, और घाटे में चलेगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा। तो आज आपने जो ये सोच बनाई हुई है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने ये सोच बना ली है कि हमें काम करना ही नहीं पड़ता है, तो ये भविष्य में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से जनता को परेशान करेंगे, तो कल को जब इन्हें प्राइवेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो जनता इनके सहयोग में खड़ी नहीं होगी। वो तो बोलते हैं कि जो एसबीआई है उसके तो भाई सब सर्वर ही नहीं आते हैं, दुखी हैं लोग। और अगर ये सरकारी कर्मचारी लोगों को, जनता को दुखी करेंगे, तो एक दिन ये प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे और ये रोएंगे, ये अपने हाथों में पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर ये अपने काम को ईमानदारी से करेंगे और जनता की सुनेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो जनता, जब इनके ऊपर संकट आएगा तो जनता इनके साथ में खड़ी रहेगी। ये बात इन लोगों को समझ में अभी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही ये प्राइवेट के हाथों में जाएंगे, इन्हें भी समझ में आएगी, इनकी आने वाली जो एक तरीके से औलाद होगी उनको भी समझ में आएगी कि सरकारी पद पर बैठ के ईमानदारी से कार्य करना होता है, मेहनत करनी होती है, ताकि गवर्नमेंट को ये नहीं लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें घाटा दे रही है, इसे प्राइवेट हाथों में दे दो। समझ में आई बात? ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो 1976 में मैंने सब चीज़ें आप लोगों को बता दी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जैसे क्या है, चाइना, क्यूबा और साम्यवादी समाजवाद की तरह ये नहीं है। जो चाइना है, क्यूबा है, उन देशों में साम्यवादी समाजवाद है, सब कुछ कंट्रोल जो है वो एक वर्ग के हाथ में है, एक राज्य के हाथ में है। हमारे यहाँ पर आप लोगों को मिश्रण मिलेगा, आप लोगों को समाजवाद भी मिलेगा, आप लोगों को पूंजीवाद का भी मिश्रण मिलेगा। इसे राज्य आश्रित भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजीकरण, निजी की संपत्ति पर उन्मूलन किया जाता है। जो निजी संपत्ति होती है उन्हें घटाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी कि जो निजी संपत्ति थी उसे कम कर दिया जा रहा था, राज्य की संपत्ति को बढ़ा दिया जा रहा था। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या क्या है? गरीबी खत्म करना, उपेक्षा खत्म करना, बीमारी खत्म करना व अवसर की असमानता को समाप्त करने का जो कार्य होता है वो समाजवाद का होता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवादी मिश्रित रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। तो समाजवाद के जो पिता माने जाते हैं वो मार्क्स माने जाते हैं, ये याद रखना आपको। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और इन्होंने समाजवाद को थोड़ा सा क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो लेक्चर को आप लोग बिल्कुल ध्यान बना के देखिएगा, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में आप लोगों को कमेंट करना है, ताकि वो वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।